बिहार पुलिस कांस्टेबल सिर्फ एक भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि चुनावी आपदा में अभ्यर्थियों के लिए एक अवसर है। नमस्कार दोस्तों, जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रभावी रणनीति तरीके की बात करने वाले हैं। हम एक प्रभावी रणनीति देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करके कम समय में आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, ताकि आपको इस बार वर्दी निश्चित रूप से मिल जाए। दोस्तों, बिहार के इतिहास में पहली बार इतने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों पर इसी वर्ष भर्ती की पूरी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसा भर्ती परीक्षा बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, एक प्रभावी तरीके से तैयारी अगर की जाए तो किसी भी एग्ज़ाम को बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। हमारी टीम जॉब्स इनसाइडर ने आपके लिए पूरे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों, सिलेबस और दूसरी एग्ज़ामों के प्रश्न पत्रों आदि का एनालिसिस करके एक सटीक एवं प्रभावी रणनीति तैयार की है, जो कि इस प्रकार है। इस रणनीति को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की अन्य वीडियो या कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से प्रभावी तरीके से आप यह एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ना होगा। हम बुक्स वगैरह सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको भर्ती परीक्षाओं के बारे में पल पल की जानकारी समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम से संबंधित मुख्य हाईलाइट है, जो घटनाक्रम अभी घटित हो रहे हैं उनके बारे में कुछ शॉर्ट समराइज डिटेल यहाँ पर इस प्रकार है। नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर कांस्टेबल का 9 जून 2023 को, और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं 20 जून से और 20 जुलाई तक भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट की बात की जाए यहाँ पर, तो अभी एग्ज़ाम डेट आपके सामने नोटिफाई नहीं की गई है। कुछ भी नहीं बताया गया एग्ज़ाम डेट के बारे में, यानी कि फॉर्म भरने के 1-1.5 महीने तक स्क्रूटनी होगी फॉर्म की, उसके बाद शायद आपको एग्ज़ाम डेट बता दी जाए। यानी कि लगभग आपके पास 3 से 4 महीने निश्चित रूप से हैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बताते ही अगले दिन एग्ज़ाम तो ले नहीं लेंगे, उसके बाद कुछ समय आपको मिलेगा जिसके बाद आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो कुल 21,391 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती है। और टोटल एप्लीकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि 12 से 15 लाख लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ी भर्ती है, इसलिए अदर स्टेट से भी इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आने वाले हैं। इस हिसाब से जो सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो जनरल श्रेणी में फाइट करते हैं। वहीं प्रिपरेशन के टाइम की हमने पहले ही बात कर ली, लगभग 3 महीने आपको मिलने वाले हैं। और एग्ज़ाम मोड की बात किया दोस्तों, तो बड़ी बात है यहाँ पर एग्ज़ाम OMR शीट बेस्ड ऑफलाइन होगी, यानी कि आपकी एग्ज़ाम सिंगल डे OMR शीट के माध्यम से होगी, इसलिए आपको ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई इतना खास महत्व यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम OMR शीट बेस होगी। बस आपको OMR शीट को भरने की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम यह देखें कि बिहार की जो पुलिस भर्ती परीक्षाएं रहती हैं उनका कट ऑफ क्या रहता है, ताकि हमें मोटा मोटा अंदाज लग सके कि किस प्रकार से आगे भी चीज़ें होने वाली है। दोस्तों, 2020 में 8,415 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी 2021-22 में परीक्षाएं हुई थी, और अभी वर्तमान में 2023 में इसकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, उस समय मात्र 8,445 पद थे, लेकिन इस बार 21,000 पद है, यानी कि 3 गुना पद यहाँ पर बढ़ चुके हैं। लेकिन और कट ऑफ की बात किया दोस्तों, तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 64 रहा था मेल कैंडिडेट का, और 53 रहा था फीमेल कैंडिडेट का। वहीं जो बैकवर्ड क्लासेस है दोस्तों, जिनका 61 रहा था पुरुष का, और महिलाओं का रहा था मात्र 49। वहीं EBC की बात किया दोस्तों, तो 59 रहा था यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट का, और 46 रहा था फीमेल कैंडिडेट का। AWS की बात किया दोस्तों, तो 56 मेल कैंडिडेट और 41 फीमेल कैंडिडेट। वहीं SC की बात की जाए तो 56 मेल कैंडिडेट और 42 फीमेल कैंडिडेट का। और ST वाले भाइयों बहनों की बात की जाए तो 58 कट ऑफ रहा था यहाँ पर ओपन मेल कैंडिडेट का, और 46 यहाँ पर रहा था फीमेल कैंडिडेट का, ST की महिला आवेदकों का। दोस्तों, यह कट ऑफ सिर्फ रिटन एग्ज़ाम का है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, यहाँ पर यह परीक्षा 200 अंकों के तरह से आयोजित होने वाली है, यानी कि 100 अंकों का आपका रिटन एग्ज़ाम का पेपर होगा। इस पेपर का महत्व सिर्फ इतना ही है कि आप जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है, फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट, इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि
आप इस पेपर को पढ़कर सिर्फ इतना ही कर पाएंगे कि आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 100 नंबर का आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें गोला फेंक, दौड़ व ऊंची कूद आदि चीज़ें शामिल है। इसी में जो नंबर मिलेंगे आपको फिजिकल टेस्ट में, उसके बेस पर ही आपको फाइनल मेरिट में स्थान दिया जाएगा। यानी कि एक बात क्लियर है कि यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम का सिर्फ इतना ही महत्व है कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाए। दोस्तों, फिजिकल एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि कुल 21,000 पद है, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों यहाँ पर फिजिकल देने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इस बार ये निश्चित मान के चलिए कि कट ऑफ पिछली बार के आसपास ही रहेगा या थोड़ा कम भी जा सकता है, क्योंकि 8,000 पोस्ट और 21,000 पोस्ट में दोस्तों काफ़ी अंतर होता है। इतना अंतर फॉर्म भरने में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल 10 लाख फॉर्म आए थे तो इस बार 30 लाख फॉर्म आ जाएंगे। बहुत से वो 4 से 5 लाख फॉर्म बढ़ सकते हैं, लेकिन इतने फॉर्म नहीं बढ़ते हैं। और उसके बाद में दूसरा फिजिकल भी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम ही जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 65 नंबर स्कोर को आप टारगेट करिएगा। 65 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट हैं तो आपका निश्चित रूप से फिजिकल के लिए बुलावा आएगा। इस स्कोर को अपने माइंड में रखकर बिल्कुल तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए कि जो सिलेबस है और जो नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से, दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा है, इसमें सिलेबस दिया तो है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किस पार्ट से कितना हम पूछेंगे। तो इस बात का अंदाज़ा हम पिछले वर्ग के जो प्रश्न हैं उनको देखकर ही लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ से इतनी प्रश्नों पूछने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर अभी एग्जैक्ट नहीं है कि 10 नंबर का मैथ से ही पूछेंगे, लेकिन एक जो पैटर्न फॉलो होता आ रहा है सभी एग्जामों में, जिस तरीके से उन्होंने बताया है उस तरीके से यहाँ पर इतने प्रश्न रहने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होने वाला है। वहीं 100 प्रश्न भी रहने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि एक प्रश्न का 1 नंबर। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम में 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है और एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट वाइज क्या ट्रेंड है यहाँ पर, तो हिंदी की बात करें दोस्तों तो 8 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, और 8 से 10 के बीच में ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले एग्जामों में। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वहीं मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग का अलग से कोई सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन 1-2 प्रश्न यहाँ पर मैथ्स में ही रीजनिंग जैसे हो सकते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज से या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वगैरह से, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का एक तरीके से मिश्रण वाला प्रश्न है, दोनों में ही काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं जीके जीएस जो होते हैं हमारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर जीके जीएस का। वहीं साइंस की बात की जाए दोस्तों तो साइंस में भी यहाँ पर 30 से 32 प्रश्न पूछे जाना है इस वर्ष के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए सिलेक्शन के लिए तो 65 नंबर का बताया हमने कि 65 से ऊपर या 65 के आसपास नंबर लाते हैं तो आपका किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर जीके जीएस का वेटेज देखा जाए दोस्तों तो यह यहाँ पर 65 नंबर से ज़्यादा का हो रहा है। यानी कि आप केवल इन 2 सब्जेक्टों को ही मजबूती से पकड़ बना के चलें तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि 100% आपके नंबर किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए यहाँ पर जो नंबर आपके कटने वाले हैं, जो गलत होने वाले हैं, उन प्रश्नों की भरपाई आप इन 3 सब्जेक्ट से करेंगे तो आपके 65 नंबर पूरे हो जाएंगे और इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, किस तरीके से किताबें पढ़नी है, आपको ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं करना है, आदि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक सच्चाई के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाएगी। इस सच्चाई को अपने जेहन में पूरी तरीके से रख लीजिए, निश्चित रूप से आपका स्कोर बूस्ट होगा, आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ये कड़वी और तेज़ बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हम कोई कोचिंग संस्थान है और ना ही कोई किसी संस्थान से हमारा लेना देना है। हम सिर्फ विद्यार्थी हित में काम करते हैं, इसलिए जो भी बेस्ट चीज़ें होती हैं हम आपको बिल्कुल सजेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनको अपनी तैयारी में शामिल करिएगा, उन्हें फॉलो कीजिएगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन भी निश्चित रूप से होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए तो हम आपको एक बात बता दें दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को रोजाना समय देना आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन मैथ्स पढ़ेंगे या पूरा दिन हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का जहाँ पर नंबर और सिलेबस का रेशो है वो बहुत कम ज़्यादा है। तो यानी कि आपको हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन समय देना है। ज़्यादा मॉक टेस्ट के जाल में न उलझे, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट आपको
रीजनिंग और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए बनाए जाते हैं, उनमें ज़्यादा से टेस्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जीके जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 70% प्रश्न आपके जीके जीएस से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें टेस्ट लगा के आप किस चीज़ का अभ्यास करेंगे? हाँ, टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हैं, साइंस के या जीके के अलग अलग, लेकिन शॉर्ट टेस्ट कम समय में उनके सीधे एमसीक्यू लगाइए आप सीधी किताबों से, ना कि कहीं और से लगाकर अपना समय व्यर्थ करें। और अनावश्यक किताबों का भंडार न करें दोस्तों। फालतू की फोकट की किताबें इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे जीएस में 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने लग जाएंगे, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने का ये जो शानदार मौका है चुनावी माहौल में, ये भी आप अपने हाथ से गंवा देंगे डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जो किताबें आपको बताई जा रही हैं उनको आप व्यवस्थित तरीके से देख लीजिए, और एक आध किताब आप अपनी तरफ से कोई ऐड करना चाहे तो ऐड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी नया कोर्स लेने से बचे, इसकी जगह जिस टॉपिक में समस्या है उसे ही सीधे यूट्यूब से तैयार करें दोस्तों। अभी 200 में, 300 में, 400 में ऐसे कई ढेरों ऑनलाइन कोर्स लॉन्च होंगे। इन कोर्स को देखकर आपको लगता है कि काफ़ी कम प्राइस है और हम पढ़ लेंगे, यहाँ से हमारा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको इन कोर्स के समय इंतज़ार, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। इन कोर्स को लेकर आप दिन भर सिर्फ क्लासें देखते रहते हैं, ना कि आपके पास रिवीजन करने का समय होता है, ना ही आप आगे विधिवत रूप से पढ़ पाते हैं, और इन कोर्स के चक्कर में आप अपनी तैयारी भी सही से नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो उनको कोर्स में लेकर देखने की क्या आवश्यकता। आपको सिंप्लीफिकेशन बचपन से आता है। अगर आप किसी पैटर्न में उलझ रहे हैं तो उस पैटर्न के सवाल किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर किन्हीं भी सर से आप देख लीजिएगा एक बार सीधे, और वहाँ से हल कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए। पूरा कोर्स देखने की क्या आवश्यकता है, सिंप्लीफिकेशन के 15 लेक्चर देखने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी यहाँ पर मैथ्स का वेटेज तो सिर्फ 10 नंबर का है, और 10 नंबर में से 5 से 6 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आप बिना पढ़े बना सकते हैं। तो 2 से 3 नंबर के लिए इतना परेशान क्यों होना, जबकि जहाँ पर जिन चीज़ों का महत्व है, 30-30 नंबर के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए जी जान से कड़ी मेहनत करिए आप, ताकि आपका स्कोर वहाँ से एकदम बूस्टअप हो सके। ठीक है दोस्तों, वहीं यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले जो बाबा हैं उनसे आप बचे कि इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में वर्दी आपके नाम हो जाएगी, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में। मेहनत करना ही पड़ेगी आपको, चाहे ये कांस्टेबल की एग्ज़ाम ले ले या जीवन का कोई भी एग्ज़ाम ले ले, जीवन की कोई भी परीक्षा, कोई भी फील्ड ले ले, मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई यूट्यूबर आपको सिलेक्ट करा देगा, आप लेक्चर, उनके लंबे लंबे लेक्चर देखेंगे, उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दिन भर बैठ के, तो उससे आपका कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है। लंबी लंबी मैराथन क्लासेस जो चलती रहती है 3-3, 4-4 घंटे, उनके में देखकर अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है कि एक क्लास में साइंस के सारे टॉपिक ख़त्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आपको विधिवत रूप से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर टाइम वेस्ट आप ना करें बिल्कुल भी। और जो एमसीक्यू सेशन दिन भर चलते रहते हैं, जीके के इतने क्वेश्चन कर लो, जीएस के इतने क्वेश्चन कर लो, इनकी ट्रिक कर लो, वो ट्रिक कर लो, उससे कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार की क्लासेस टाइम वेस्ट होती हैं। आप अपनी तैयारी पूरी करते रहिए, और जो आपको चीज़ें डाउट आए, जो चीज़ें समझ में ना आए, उन चीज़ों को आप वहाँ से देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बूस्टअप होता रहे, और जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो भी आपकी कंप्लीट होती रहे। तो कृपया इस तरीके से आप तैयारी करें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा डेफिनेटली। इन चीज़ों को जो 100% सफलता के लिए आपके पास ज़रूरी है, इनको अपने माइंड में निश्चित रूप से रखिएगा। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ऐसा हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से सब्जेक्ट का यहाँ पर ट्रेंड रहता है, और किस तरीके से इनकी तैयारी की जानी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए आदि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले जीके जीएस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर प्रश्नों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 35 से 40 प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में दिखाई देंगे डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 35 से 40% एग्जाम में होना कोई भी प्रश्न काफ़ी बड़ी बात होती है दोस्तों। उसके लिए जी जान से तैयारी करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अगर इतने ज़्यादा प्रश्नों का वेटेज रहेगा तो कठिन प्रश्न भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जीएस सब्जेक्ट की बात की जाए तो यह बेहद पेचीदा एवं चुनौती वाला विषय है। ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास न करें। इसमें आपको ज़्यादा गहराई में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 10th बेस पर कांस्टेबल की सिंगल डे एग्जाम है। मल्टीपल शिफ्ट में होती तो भी आपको दिक्कत हो सकती थी, लेकिन सिंगल डे एग्जाम, इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा गहराई में जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी लाएंगे, ये लाएंगे, वो सब करेंगे, लक्ष्मीकांत खोलेंगे, तो फिर ये मान के चलिए कि जो टाइटैनिक जहाज़ है उसकी तरह आपकी बुरी दुर्दशा होगी। टाइटैनिक जहाज़ की तरह आपकी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की जो इच्छा है वह भी इसी बार डूब जाएगी, जिसका बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है चुनावी वर्ष के बाद। उसके बाद कब बहाली आएगी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बार
केंद्र वाले भी बता रहे हैं कि काफ़ी हम वैकेंसी देने वाले हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट, आप टोटल सभी राज्य देख लीजिए, सब में धनाधन वैकेंसी आ रही है। तो इस बार जो शानदार मौका है आपके पास तैयारी करने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, ऐसा मौका फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद आने वाला है। तो आशा करता हूँ आप अपनी तैयारियों को अच्छे से करेंगे और अपनी इच्छा को टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने से बिल्कुल बचा लेंगे। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हुए पूरे सागर को तैर कर पार करके अपनी नैया को भवसागर के पार ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात करें आगे, तो पहले से पढ़े हुए चैप्टर का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा नहीं है कि आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे और पीछे वाला सब सपाट होता जा रहा है, पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, क्योंकि यह जीएस है, जीके हैं। यहाँ पर आप ऐसे पढ़िए, कल जो पढ़ा उसको रिवीजन, उसके बाद अगला चैप्टर, फिर कल जो पढ़ा उसका रिवीजन, फिर अगला चैप्टर। यानी कि आपको पीछे की चीज़ें रिवाइज करना है हाथों हाथ, अन्यथा आप पीछे की चीज़ें भूल जाएंगे और आगे आगे पढ़ लेंगे और आप लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे और फिर आप सोचेंगे कि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए पीछे के पन्नों को पलटा कर अवश्य डेली रोज़ाना बेस पर देखते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए बाद में। कुछ प्रश्न उलझाने वाले एवं ऐसे भी होंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे। दोस्तों, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई पार नहीं है, अनलिमिटेड है। इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे हैं और ना ही आपने कभी उनको के बारे में सोचा होगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 से 4 हो सकते हैं। इन 4 प्रश्नों के पीछे आप पूरे 96 जो क्वेश्चन हैं अलग से उनकी तैयारी प्रभावित ना होने दें। उन 4 प्रश्नों के पीछे ज़्यादा डूब कर तैयारी ना करें, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लो 4 प्रश्न सही आपसे नहीं हो पाएंगे। ये जीएस की, जीके की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसे आप मान लीजिए। अगर मान लेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इन चीज़ों के पीछे पढ़ेंगे नहीं और दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फालतू की यूट्यूब की क्लासेस को छोड़कर सिर्फ किताबों पर फोकस करने की बात कही। मैंने पहले ही बता दिया आपको, एमसीक्यू सेशन जो आपके चलते रहते हैं दिन भर यूट्यूब पर जीके जीएस के, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है। जीके जीएस सिर्फ एक रट्टा मार सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना याद किया जाए उतना फ़ायदा पहुँचाएगा आपको, ना कि क्लासेस देखने से कुछ भी उद्धार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर आगे चीज़ें थोड़ी और देखी जाए, करंट अफेयर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगेन आपसे फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर की बार बार लंबी लंबी क्लासें देखने की आवश्यकता नहीं है। इक्का दुक्का प्रश्न या 3 से 5 प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर के पूछे जाते हैं आपसे, जो कि रेलवे स्पीडी का वार्षिकांक है। उसके आगे के 50 पेज भी आप पढ़ लेंगे तो आपका 100% यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 50 पेज है दोस्तों, 3-3, 4-4 पेज हर दिन आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो करंट अफेयर की स्पीडी है, इसके सभी 50 पेज को आप 5-5 बार पढ़ लेंगे। पिछले के पेजों को आप रिवाइज भी करते जाएंगे और 4-4, 5-5 पेज पढ़ते जाए, और उसके पीछे जो एमसीक्यू दे रखे हैं 600-700 स्पीडी के पीछे, वो भी आप लगा लें, तो आपकी तैयारी एकदम करंट अफेयर के यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी। दोस्तों, करंट अफेयर में जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आदि को आपको याद करना है। दोस्तों, ये याद करने की चीज़ें, क्लास देखने से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर भारत की रैंक क्या है, अभी जो हमारा ये चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहा है, इसमें क्या एक्टिविटी है, जो टेस्ट चैंपियनशिप कंप्लीट हुई उसमें मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा है, इस तरीके से जो चीज़ें रहेगी दोस्तों, वो सीधी इनमें स्पीडी में आपको डायरेक्ट दे रखी है, जहाँ से पढ़ के आप सीधे तैयारी कर सकते हैं, ना कि आपको कोई लंबे लंबे सेशन लेने की आवश्यकता है। 5 पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे दोस्तों, और 20 मिनट हर रोज़ आप पढ़ के भी आपका करंट अफेयर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीसीएस लेवल के प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें दोस्तों, क्योंकि पीसीएस एक अलग एग्ज़ाम है जहाँ से आप डीएसपी बनते हैं, और आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बिना कोई स्टार की सीधी कांस्टेबल की एग्ज़ाम में 10th पास है। तो आप इस बात को समझे, इस अंतर को समझे कि जो एग्ज़ाम लेने वाली कंडक्टिंग बॉडी है, जो एग्ज़ाम के लिए गवर्निंग बॉडी है, जो बोर्ड है, वो भी इस बात को जानता है कि आपको डीएसपी नहीं कांस्टेबल बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी नीचे है रैंक में। वहाँ तक पहुँचने में आपको पूरा जीवन लग जाएगा एज अ प्रमोशन, या फिर पहुँचेंगे ही नहीं कभी। इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और इस तरीके से तैयारी करें, ना कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके सोल्व करें, आप घटना चक्र की बड़ी बड़ी किताबें लेके उनके एमसीक्यू लगाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अन्यथा अगेन आपसे बोल रहा हूँ, आपकी तैयारी करने की इच्छा टाइटैनिक जहाज बन जाएगी और पूरी तरीके से डूब जाएगी। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर यहाँ पर बुक्स की बात की जाए तो जो ल्यूसेंट का सामान्य ज्ञान का बुक है ब्लू वाला, वह ले आप, और उसी से आपकी तैयारी जीके जीएस की पूरी हो जाएगी डेफिनेटली, बिना किसी डाउट के। उसके साथ में आप चैप्टर को पढ़ते जाए, और जो ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ जो बुक है, ऑब्जेक्टिव जो बुक है ल्यूसेंट की ग्रीन पेज वाली, वह भी ले ले साथ में, और उससे
ऑब्जेक्टिव लगाते रहें, उनको बार बार रिवाइज करते रहें। आपका काम जीके जीएस का यहाँ से बन जाना है। दोस्तों इस बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है, इसमें थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट आगे दे रखे हैं और हर चैप्टर में पीछे टेबल फॉर्मेट में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण दे रखी होती हैं। इन टेबल फॉर्मेट में जो चीज़ें दी हुई है दोस्तों, आपको यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे यहाँ पर इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर सभी वंश के संस्थापकों के नाम दे रखेंगे आपको, सभी वंशों की राजधानी दे रखेंगे आपको, सभी वंश के अंतिम शासक के नाम दे रखेंगे। या आधुनिक भारत की बात की जाए तो प्रमुख जो नारे हैं वो किसने दिए हैं ये दे रखेंगे आपको। गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक यात्रा करी, क्या हुआ, पूरा राजनीतिक घटनाक्रम, ये सब आपको शॉर्ट में टेबल में दे रखेंगे। सभी युद्ध के बारे में आपको सीधा डायरेक्ट बता दिया जाएगा। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, कब हुआ, कौन विजेता रहा, ये सभी चीज़ें इस प्रकार से युद्धों से संबंधित आपको एक छोटे से चार्ट में पीछे दे रखी है, जो कि आपको पूरी लाइन टू लाइन रट लेना है दोस्तों। गारंटेड रट्टा मार के इसको रट लेना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात को आप पूरे तरीके से याद रखिए दोस्तों कि जो ल्यूसेंट की जो पीछे की टेबल दे रखी है हर चैप्टर के पीछे, उन्हें कंठस्थ कर लीजिएगा एकदम। वहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप होते हुए डेफिनेटली दिखाई देंगे। तो ये स्मार्ट वे होता है, स्मार्ट तरीका होता है तैयारी करने का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट को आप तैयार करिए। उसके बाद जो लूसेंट वस्तुनिष्ठ की बुक है वहाँ से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। साथ ही जो दरोगा, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल के जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं उनको अवश्य हल करें, निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ेगा। यहाँ पर हल करने से मतलब है कि आप उनको ज़्यादा यहाँ पर रट्टा नहीं मारे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न इतने रिपीट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जीके जीएस का बहुत बड़ा भंडार है। तो यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी से किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि 2 आर्टिकल के प्रश्न यहाँ पे आपको डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कोई पदाधिकारी है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, वो अपना त्यागपत्र कैसे देंगे, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति कौन से पद की शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति किस तरीके से कार्य करता है, उपराष्ट्रपति किस स्थिति में कहाँ पर स्टैंड करेगा, उसको किस तरीके से वेतन मिलेगा, आदि चीज़ें आपको सीधे टेबुलर फॉर्मेट में सीधे दे रखी है लूसेंट के पॉलिटी वाले सेक्शन में। इसलिए आप सीधे वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्मार्ट वे से आप तैयारी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। जीके जीएस पे सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेफिनेटली। और वहीं बात की जाए ज़्यादा फोकस की, तो भूगोल में यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी, पहाड़ वगैरह है, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पर है, गंगा की लंबाई कितनी है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दक्षिण भारत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार कौन से राज्यों में, आदि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं इतिहास से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और पॉलिटी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों विविध का सेक्शन। विविध और स्पोर्ट्स का जो सेक्शन ल्यूसेंट में पीछे दे रखा है, उनके 15-15, 20-20 पेज है दोस्तों। तो आपको मैं अगेन बताना चाहूँगा, उनको एक स्मार्ट वे में पढ़ें। आप 2-2 पेज हर रोज़ पढ़ते जाए और पिछले पेज का रिवीजन करते जाएं। आपको डेफिनेटली सभी पेज पूरी तरीके से याद हो जाएंगे और 4 से 5 बार उनको याद कर लेंगे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। यानी कि जो विविध का जो सेक्शन है, आपको यहाँ से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं 40 प्रश्न में से। यानी 40 में से अगर 6 प्रश्न आपको मात्र 15 पेज में से देखने को मिले, तो दोस्तों आपको एक एक लाइन उनकी रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। और ये लूसेंट के पीछे दे रखे हैं काफ़ी अच्छे से, उनको एक एक 2-2 पेज आप डेली पढ़ते रहिए, उनको याद करते रहिए, कंठस्थ और रिविज़न करते रहिए, ताकि आपका काम यहाँ पर बन जाएगा विविध से संबंधित। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर आगे साइंस सब्जेक्ट की बात की जाए यहाँ पर, तो सिलेक्शन के लिए बेहद आवश्यक सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर इसका वेटेज भी लगभग 30 से 32 प्रश्न का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है किसी एग्जाम में 30% किसी सब्जेक्ट का वेटेज होना। इसलिए सब्जेक्ट को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। वही न्यूमेरिकल प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो इक्का दुक्का देखने को मिलेंगे यहाँ पर। यानी कि आपको न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखने की आवश्यकता है। आपको कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है कि चंद्रमा पर आप जाएंगे तो आपका वेट जो है कितने गुना कम ज़्यादा होगा। कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका वेट कितने कम गुना कम ज़्यादा होगा, या 1/6 1/10 वाला जो भी आप कॉन्सेप्ट जो रखते हैं वो पूरा व्यवस्थित रखें। क्योंकि उसमें आपको यहाँ पर ऐसा दे दिया जाएगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम का है पृथ्वी पर, तो उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका वजन वहाँ पर कितना हो जाएगा। तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक को लगाकर ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पूरे जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल से संबंधित उनको तैयार रखें। इक्का दुक्का प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हमने पहले ही देख लिया 30 से 32 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं जो पर्यावरण के कुछ प्रश्न हैं आपको रामसर साइट से संबंधित है,
या फिर जो सम्मेलन हो रहे हैं पर्यावरण से कॉप वाले जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो समिट होती है उनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेंचुरी सफारी जो नेशनल पार्क है नए नए बनाए जा रहे हैं इनसे संबंधित प्रश्न, टाइगर रिजर्व संबंधित प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं जो कि थोड़े हार्ड पड़ते हैं, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाए दोस्तों, बॉटनी की बात की जाए तो इसके प्रश्न थोड़े अपेक्षाकृत कठिन रहते हैं, इनको थोड़ा हाईलाइटेड करके आप देख लीजिएगा ताकि आपके प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। टॉपिक को कॉन्सेप्ट से पढ़कर अवश्य जाएं, घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रखिएगा कि जो कोई रेटिना है या हमारे आंखों का किस प्रकार के लेंस की तरह भांति कार्य करता है, इसके अंदर की क्या प्रोसेस होती है क्या नहीं होती, ताकि कुछ भी प्रश्न थोड़ा बहुत भी घुमाए आपसे तो आप प्रश्न को बना सके बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, वहीं यहाँ पर अगर आगे बात की जाए दरोगा, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल के प्रश्नों को कंठस्थ कर ले, इससे निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनको डेफिनेटली आप बार बार रिवाइज करिए और उनको पढ़िए। आपको वहाँ से दो चीज़ें पता चलेगी, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, दूसरा प्रश्न रिपीट भी होते हैं तो वो प्रश्न भी आपसे वहाँ से बनेंगे। वहीं बुक की बात किया दोस्तों तो सामान्य विज्ञान की जो ल्यूसेंट की बुक आती है ग्रीन कलर वाली, वो बुक आपको पढ़ना है बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको सभी को लगाना है, उनको हल करना है, या आप ये समझ लीजिए कि उनको याद करना है, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए। या फिर अगर आप यूथ कंपटीशन की बुक लगाना चाहे रेलवे की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं तो वह भी लगा सकते हैं, आपके पास समय है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा समय है, तो आप 9th 10th की NCERT एक बार साइंस की अवश्य पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाएँ। आप रेलवे की जो SPD की बुक है उसमें भी कुछ टेबलें वगैरह दे रखी हैं, चार्ट दे रखे हैं, उनको आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि वहाँ से जो सिंगल लाइन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बन जाएंगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी SPD की रेलवे की साइंस की बुक पढ़नी है, लेकिन उसमें 8-10 पेज ऐसे हैं जहाँ पर सभी चीज़ें पूरी साइंस को समराइज़ करके दिया है, उनको आपको देख लेना है एक बार पूरी तरीके से और उनको बार बार रिवाइज कर लेना है। तो इस प्रकार से साइंस की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर मैथ्स सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 8 से 10 प्रश्न एग्जाम में दिखाई देंगे। पहले से पढ़े हुए चैप्टर और कॉन्सेप्ट का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आपने पहले पढ़ रखा है उनका रिवीजन आप कर लें। और सभी प्रश्न सामान्य और सरल कॉन्सेप्ट आधारित होंगे। अगर आप सोच लीजिए दोस्तों 100 में से अगर 8 प्रश्न 10 प्रश्न पूछना है तो फिर वो सरल ही प्रश्न पूछेंगे, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं नहीं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर आपको 100 में से 40 प्रश्न बनाना है तो फिर आपको ज़्यादा डीप में प्रश्न दिए जाते हैं, क्योंकि सभी तो प्रश्न सरल दे नहीं सकते आपको, सभी सरल प्रश्न हो नहीं सकते, वो ख़त्म हो जाते हैं वो एक सीमा के बाद में। इस तरह से आपको वहाँ पर कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो यह क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यानी कि आप कितना भी अगर आप 100 में से 90 नंबर भी ले आएंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर फिजिकल पे डिपेंड करेगा। इसलिए आप फिजिकल की थोड़ी बहुत तैयारी भी करते रहिएगा साथ में, अगर आपका रिटर्न अच्छा तैयार हो चुका है तो। वहीं अगर इनकी बात की जाए तो SSC और बैंकिंग लेवल के प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी आपको समय बर्बाद नहीं करना है। कोई भी टीचर कितना भी कह दे आपको SSC और बैंक के क्वेश्चन बिल्कुल भी हल नहीं करना, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहीं एडवांस मैथ को केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही करें, एकदम बेसिक एवं फार्मूला पर आधारित, यानी कि जो शंकु बेलन गोला वगैरह के जो प्रश्न हैं उनको आप अपनी हिसाब से तैयार कर लीजिए, फॉर्मूला बेस पर सिंपल ऊपर से, ज़्यादा डीप में उससे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एडवांस में से छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। वहीं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से ज़्यादा डीप में या बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल हल्के फॉर्मूले याद रख लीजिएगा ताकि कोई प्रश्न बनता है तो वहाँ से आप आंसर निकाल पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए क्या करना होगा 8 से 10 प्रश्न की हमें तैयारी करने के लिए, वैसे तो 5 से 6 प्रश्न आपके वैसे ही तैयार होंगे, 5 प्रश्न तो आपको अपनी स्टडी जो स्कूल एजुकेशन है उसके बेस पर ही तैयार मिलेंगे। प्रश्न यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड लेवल के होने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों बुक्स की तो RS अग्रवाल सर की जो विश्व प्रसिद्ध बुक है भारत के कॉम्पिटिटिव कम्युनिटी के अभ्यर्थियों के लिए, वह बुक आपको लेना है, या फिर शारदा की जो बुक है वो लेना है आपको। माफ कीजिए दोस्तों, शारदा में तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न दे रखे हैं, आपको RS अग्रवाल सर की बुक लेना है। हर चैप्टर के आगे 5-5, 7-7 प्रश्न दे रखे हैं एग्जाम्पल के रूप में, उनको समझ के उनके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर उन्हें सोल्व करना है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से अभ्यास करना है। बस इतना ही करना है आपको मैथ्स में। इस तरह से आपका मैथ्स पूरा हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि RS अग्रवाल की जो बुक है उसको भी पूरी सोल्व नहीं करना है, उनके आगे के हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो समझना है और उदाहरण को सोल्व करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पूरी तरीके से उस माहौल में डल जाए जिस माहौल में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है यहाँ पर और सिलेक्शन लेना है। दरोगा, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड हो,
कांस्टेबल जो पिछले वर्ष हैं उनके प्रश्न आपको निश्चित रूप से स्कोर को बूस्ट करेंगे, उनको छोड़ना नहीं है, सभी को आपको सोल्व करते रहना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है थोड़ा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को व्यवस्थित विधिवत वे से तैयार कर सकते हैं। बस जो चैप्टर आपको याद नहीं है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको आप यूट्यूब से देख कर एक बार अपने जो बेसिक आधार है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ले। बाकी दिन भर आपको सभी क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं है, आप RS अग्रवाल सर की बुक से सीधे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वही हिंदी सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी का वेटेज भी ज़्यादा रहने वाला है नहीं। 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 से 5 प्रश्न आप आज की कंडीशन में बिना पढ़े ही बना देंगे, जो कि बिल्कुल सरल और आराम से बनने वाले प्रश्न होंगे। तो दोस्तों बेसिक और सामान्य चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। ज़्यादा ग्रामर में न उलझे कि आप यहाँ पर बड़े लंबे अलंकार के प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, रस छंद में उलझ रहे हैं। इस प्रकार से बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न यहाँ पर रस छंद अलंकार से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है दोस्तों। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और संधि और समास के भी ज़्यादा डीप में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधे से प्रश्न दे दिए जाएंगे। 2 वर्णों का दे दिया जाएगा आपको खंड करके और बता दिया जाएगा कि इससे बनने वाली संधि बताएं। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाने हैं हिंदी में। तो आप हिंदी को व्यवस्थित तरीके से तैयार करें, ना कि फालतू चीज़ों में उलझकर अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि प्रश्नों की संख्या भी एक तो कम है, उसके बाद हिंदी पूछी भी बहुत सरल जाती है। तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा टॉपिक है, जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी शब्द है, कारक है, वाच्य है, और जो शुद्ध अशुद्ध है, और कुछ पैराग्राफ बेस पे भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पिछले वर्ष के पेपर को देखिए और उनके बाद आप अपनी तैयारी करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, कम समय में हो जाए और फालतू की चीज़ें भी आपको पढ़ना न पड़े। सभी प्रश्न सामान्य और सरल कॉन्सेप्ट आधारित ही होंगे दोस्तों। ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्नों को हल करने में अपना समय बिल्कुल भी हमें बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर हमें रस छंद अलंकार के प्रश्न हल नहीं करना। हमें अगर समय है तो आप एक बार उनके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार से रस छंद और अलंकार के प्रश्न होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इन चैप्टर को पढ़ने की भी आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप पर्यायवाची, विलोम वगैरह जो भी जितने अदर टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी पढ़ लेंगे आप, तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें सब्जेक्ट वाइज आप स्ट्रेटजी पूरा सिलेबस को एनालिसिस करके बता दें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस पर भी आपके लिए हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रेटजी की वीडियो आपको बता देंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ से, और किस को टॉपिक को आपको छोड़ना है, किस बुक का सहारा स्पेशल लेना है। ठीक है दोस्तों। तो दरोगा, फायरमैन और फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम हुई उनके प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे आपको, तो ये भी पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर रस छंद अलंकार से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, संधि के प्रश्न किस लेवल तक हमें पढ़ना है, आदि चीज़ें। और अगर रही बात बुक की, तो आपको ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की जो बुक आती है वो वाली बुक आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी पूछे ले सकते हैं। वो बुक ले लीजिए आप, और उसमें जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ लीजिए और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनसे अभ्यास कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके हिंदी के प्रश्न बन जाएंगे कि आपको कहीं कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी भंडार भरने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली आपके 10 में से 6-7 प्रश्न सही हो जाएंगे। 7 प्रश्न भी अगर सही हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर आगे दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों, तो इंग्लिश का भी वेटेज यहाँ पर 8 से 10 प्रश्न का रहने वाला है। बेसिक और सामान्य चैप्टर से प्रश्न पूछे जाने हैं। यहाँ पर भी आपको ग्रामर में उलझने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। यहाँ पर आपको जैसे स्पेलिंग चेक करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, यहाँ पर सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, और कुछ ओड इवन वाले लगाकर भी आपको पूछे जाते हैं। टेंस आप कर लेंगे अच्छे से तो टेंस के बेस पर भी आपके कुछ प्रश्न बन जाएंगे। एक्टिव बेसिस कर लेंगे आप, जो कि बेसिक ही आपको बता दिए जाते हैं छोटी क्लासों में। उन चीज़ों को आप रिवाइज करके थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर सभी प्रश्न सामान्य और सरल कॉन्सेप्ट आधारित होंगे, इसलिए आप ज़्यादा परेशान न हो। एसएससी और बैंकिंग लेवल वाले जो इंग्लिश के प्रश्न हैं उनको बिल्कुल भी हल नहीं करना है, उनके हाथ ही नहीं लगाना है। एसएससी लेवल की और बैंकिंग लेवल की इंग्लिश को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, अन्यथा दोस्तों आपका समय बहुत बुरी तरीके से व्यतीत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इंग्लिश को आपको पढ़ने के लिए 1 साल का समय चाहिए पूरी व्यवस्थित तरीके से, और वो आपके पास है नहीं, और उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। तो क्यों तैयारी करना, हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, और उसके लिए हमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको तैयार करना है। और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा अपने अनुभव के हिसाब से कि आप जो पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको रट्टा मार लीजिए, आपको 10 में से 6 प्रश्न आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे उसी पैटर्न पे। अगर थोड़े चेंजेस आएंगे तो पैटर्न वही रहेगा, लेकिन उसी तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अंदाज के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न सही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों। दरोगा, फायरमैन और फॉरेस्ट गार्ड की वही बात है जो आपसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं, उनको देख लीजिएगा आप, उनको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और उनके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। वहीं बुक्स की बात किया दोस्तों, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है वाइट पेज की, अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। नीतू मैम की जो बुक्स हैं
उनमें से आप केवल जो आवश्यक सिलेक्टेड चैप्टर हैं उनको देख लीजिएगा। पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एसएससी के लिए तैयार की गई बुक है दोस्तों। और फिर वही बात, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को हमें हल करते रहना है, उनको रिवाइज करते रहना है बार बार, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमें प्रीवियस ईयर के सोल्व करना है, ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके, हम आगे रिवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम बार बार उन्हें पढ़ते रहें ताकि हमें याद हो जाए। तो ये सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी थी यहाँ पर, जो कि हमने देखी व्यवस्थित तरीके से। आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा दोस्तों। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 30 प्रश्न आप जीके जीएस में और 30 प्रश्न आप इनमें लेके चलते हैं मोटे मोटे, या फिर आप 25-25 प्रश्न दोनों में हल करते हैं तो आपके 50 प्रश्न बन जाएंगे। और आप जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स और जो हिंदी, इन तीनों में 5-5 नंबर लेके आएंगे, यानी कि 15 नंबर यहाँ से बनाएंगे तो 65 नंबर आपके बन जाएंगे। और 65 नंबर पर आप डेफिनेटली जो हमारा रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर कर लेंगे। आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए कॉल आ जाएगा, आप फिजिकल के लिए चले जाएंगे। और फिजिकल तैयार करना पूरी आपकी मेहनत पर डिपेंड है, आपकी शारीरिक क्षमताओं पर डिपेंड है। इस तरह से आप यहाँ पर वर्दी ले सकते हैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट का अभ्यास दिलाएगा घबराहट से मुक्ति। एग्ज़ाम के टाइम जो हेजिटेशन होता है, जो घबराहट होती है, जो फियर होता है एग्ज़ाम का, उसको दूर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। मॉक टेस्ट का इतना भी अभ्यास नहीं करना है कि आप सिर्फ अभ्यास ही करते रह जाए, चीज़ों को पढ़ ही ना पाए, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो पाए। अगर आप टेस्ट बुक से या किसी कंपनी के टेस्ट से बार बार टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन उन टेस्ट लगाने के बाद आपको प्रश्न आते नहीं हैं सोल्व करना, तो आप उन चैप्टर को हल भी नहीं कर रहे हैं और बार बार बस टेस्ट लगाए जा रहे हैं, तो उस तैयारी का, उस टेस्ट का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। इस बात को आप पूरी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा टेस्ट के जाल में न उलझे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस मोड में एग्ज़ाम होती है उसी मोड में टेस्ट लगाएं आप। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अभ्यास उसी माध्यम में होना चाहिए जिस माध्यम में एग्ज़ाम होती है। आपकी एग्ज़ाम OMR शीट बेस पे होगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होती हैं उनसे कापी चेक होगी, और आपकी एग्ज़ाम OMR शीट पर होगी। तो इसलिए आप OMR शीट को भरने की प्रैक्टिस भी करें। OMR शीट पर गोला लगाकर आप टेस्ट लगाने के अभ्यास करें, ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हैं, प्रश्न कुछ और सॉल्व करते हैं और गोला किसी और प्रश्न का भर देते हैं। तो इन गलतियों की वजह से हमारे 2-2, 4-4 नंबर चले जाते हैं, और 4 नंबर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सीधे कंपटीशन से बाहर कर देता है। हज़ारों विद्यार्थी आपसे आगे निकल जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप OMR शीट पर ही टेस्ट का अभ्यास करें, OMR शीट की आप प्रैक्टिस अवश्य करें भरने की। और ऑनलाइन टेस्ट को मैं कहूँगा कम से कम रेफरेंस दें, आप कम से कम इन पर अभ्यास करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें OMR शीट वाले टेस्ट बेस पर। ठीक है दोस्तों, वहीं यहाँ पर ज़्यादा टेस्ट के जाल में फंसने की जगह कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहें। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं हमारे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। आपको टेस्ट भी लगाना है तो जो फॉरेस्ट गार्ड, फायरमैन वगैरह के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके टेस्ट लगाएं। इससे आपको पिछले वर्ष के प्रश्न भी याद हो जाएंगे, और आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा पूछते क्या हैं, और आपके टेस्ट का अभ्यास भी हो जाएगा। 3 तरीके से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी टेस्ट पेपर बनाने वाली कोचिंग आज तक किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कभी प्रेडिक्शन नहीं कर पाई है कि किस तरीके से पेपर एग्ज़ाम में आने वाला है। वो बस उनके बेस पर, एक मोटे मोटे अंदाज के बेस पर पेपर बना देते हैं, और उस तरीके से पेपर आते नहीं है। रेलवे भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा, टेस्ट बुक के रोज़ लोगों ने सैकड़ों टेस्ट लगा डाले, लेकिन एग्ज़ाम को नहीं समझ पाए, एग्ज़ाम का माहौल नहीं समझ पाए, और आखिरकार एग्ज़ाम में अलग तरीके से ही पेपर आया। ठीक है दोस्तों, और टेस्ट बुक और बाकी सब एग्ज़ाम के जो टेस्ट सीरीज उनको सबको नकार दिया यहाँ पर TCS कंपनी ने। और यहाँ पर आपको एक बात ये भी देखने की दोस्तों कि यहाँ पर आपकी कोई भी ऑनलाइन कंपनी एग्ज़ाम लेगी नहीं, TCS वगैरह जैसे NSCIT वगैरह, आपकी एग्ज़ाम तो बोर्ड ही लेगा और ऑफलाइन पेपर बनाएगा, यानी खुद के बोर्ड के मेंबर पेपर बनाएंगे, यानी कि इससे ज़्यादा उटपटांग प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी नहीं है। आपको प्रिय जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं उनके हिसाब से ही आपके पेपर आने वाले हैं, तो ज़्यादा टेस्ट के भंवरजाल में ना पड़े, और करें तो सिर्फ ऑफलाइन मॉक टेस्ट OMR शीट बेस पे रिवीजन करते रहें। रोज़ाना सिर्फ एक टेस्ट लगाएं, आपके लिए पर्याप्त होगा, या स्टार्टिंग में वो भी नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ GK के और जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस के सब्जेक्ट हैं दोस्तों, उनके टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। बाकी आप मैथ्स के तो चैप्टर वाइज सोल्व कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मैथ्स का वेटेज बहुत कम यहाँ पर रहने वाला है, और बहुत ही सिलेक्टेड चुनिंदा यहाँ पर चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा अवश्य रखें। अगर आपने मेहनत ईमानदारी से की है तो आपको फल निश्चित रूप से मिलेगा। ऊपर वाले का अस्तित्व कहीं ना कहीं है, आप उन पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास रखें। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको परिणाम वो निश्चित रूप से देंगे ही देंगे, और इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी, ऐसा आप
अपने मन में रखें और पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों 21,000 पद मामूली बात नहीं होती, 21,000 पद मजाक नहीं होती है। और यहाँ पर 5 गुना लोग यानी कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फिजिकल एग्ज़ाम यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एकदम क्लियरली बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपका कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है, इस बात को आप मान लीजिए दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम का। क्यों? क्योंकि एक तो पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और अभी दूसरी भर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही है। 1,70,000 पर टीचर के लिए रिक्रूटमेंट चल रहे दोस्तों। तो 1,70,000 जो टॉप जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, जिनके पास अच्छी योग्यता है, वो तो टीचर में होकर चले जाएंगे, क्योंकि वो 10th बेस वाली कांस्टेबल की जॉब नहीं करेंगे दोस्तों, वो तो टीचर के लिए चले जाएंगे ना, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे अच्छे पढ़ने वाले लोग उधर चले जाएंगे। रेलवे में कुछ NTPC वगैरह में चले गए, रेलवे की बहाली आने वाली है, उधर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ थोड़ा कम ही रहने वाला है, लेकिन आप 65 नंबर कट ऑफ मान कर चलिए। इनकी तैयारी इस हिसाब से करते रहिए कि इतने नंबर लेकर आना है आपको, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, इस रणनीतिक तरीके से आप अपनी तैयारी करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रश्न है इस परीक्षा से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका जवाब निश्चित रूप से देंगे। हमारी टीम आपके साथ में खड़ी हुई है, आपके सिलेक्शन तक हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इमीडिएट अपडेट मिलती रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ताकि हमें आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मोटिवेशन मिले। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह रणनीति जो प्रभावी तरीके से आपको बताई गई पूरी रिसर्च के साथ, ये अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उनका भी उद्धार हो सके, उनका भी चयन हो सके, उनके परिवार घर की हालत भी सुधर सके, उनकी दुआएं आपको लगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।